स्टूडेंट्स, जो ये आज की वीडियो है ये 12th क्लास की इंडियन पॉलिटी में से कांग्रेस प्रणाली के ऊपर है। बेसिकली कांग्रेस प्रणाली नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी की एडवर्टीजमेंट होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भारतीय राजनीतिक इतिहास की उस घटना के बारे में, उस दौर के बारे में बताता है जब भारतीय राजनीति पर पूरी तरह से एक तरफा दबदबा किसका था? कांग्रेस पार्टी का। और इसी दबदबे के समय को एक विद्वान द्वारा एक किताब में पॉलिटिक्स इन इंडिया में डिफाइन किया गया और वहां ये टाइटल दिया गया कांग्रेस प्रणाली। और ये जो कांग्रेस प्रणाली का टाइटल था ये रजनी कोठारी के द्वारा दिया गया था। देखिए, आज की राजनीति बहुत अलग है उस जमाने से। आज तो खैर आप कोई सा नारा दे दो, अब की बार 400 पार या कोई भी अलग नारा दे दो, लेकिन उस जमाने में नारे नहीं दिए जाते थे, डायरेक्ट रिजल्ट्स को सिद्ध करके दिखाया जाता था, जी हमने इतना कर दिया। अब ये बात अगर हम करें तो हमारे देश के जो पहले 5 इलेक्शंस है, जो हमारा पहला ऑफिशियल इलेक्शन रहता है 1952 का, 1952 का, और फिफ्थ इलेक्शन रहता है 1971 का। इस पूरे टाइम पीरियड में जो ये 5 इलेक्शंस हुए, इन 5 इलेक्शंस में कांग्रेस जीत रही थी और 5 में से 4 तो कांग्रेस ने वन साइडेड जीते। लेकिन जो 1967 का फोर्थ इलेक्शन था उसको कांग्रेस पार्टी सिंपल मेजोरिटी से ही जीत पाई। और देखिए, इसमें बहुत सारे रीजन है जिसके बारे में पहले भी वीडियोस में बात की गई है, लेकिन आज अगर हम बात करें तो 1960 से यानी कि फोर्थ और फिफ्थ इलेक्शन के दौरान सारी चीजों को देखेंगे। अगर इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स पे आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें देखने को मिलते हैं पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के बाद की स्थिति क्या थी। देखिए, पहले 3 जो जनरल इलेक्शंस हुए उन्हें जीतने के बाद कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में थी, लेकिन हुआ क्या कि उनके जो 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री थे अनुभवी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, दोनों की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो पार्टी की बागडोर है, जो तीसरे अनुभवी व्यक्ति मोरारजी देसाई के हाथ में आनी चाहिए थी, वही नहीं, आंतरिक पॉलिटिक्स की वजह से इंदिरा गांधी के हाथ में चली गई। और वही हमारे लिए क्या है? इंदिरा गांधी का उलट। इंदिरा गांधी को लाया गया पीएम की सीट के लिए, कभी वो पीएम के रेस में थी ही नहीं, लेके आए। और लेके आने वाले भी कौन? कांग्रेस के ही सिंडिकेट के मेंबर्स। सिंडिकेट के बारे में भी आगे बात करेंगे। उसके बाद फोर्थ इलेक्शन जो कि 1967 में हुए, इसको इंडियन पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन की 1969 में कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। उसके साथ साथ हमारे पास 1969 के राष्ट्रपति इलेक्शंस रहते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रहते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद ये चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस की जो पूरा स्ट्रक्चर था वही 2 हिस्सों में बट गया और पूरी पार्टी भी 2 हिस्सों में बट गई। इलेक्शन जो इंदिरा गांधी को पूरा डेडिकेट किया जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपने दम पर कांग्रेस को फिर से वन साइडेड विक्ट्री दिलवाई। लास्ट में कांग्रेस दोबारा तो आ गई 1971 का इलेक्शन जीत के, लेकिन अब ये कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही थी। इन्हीं चीजों पे बात रहेगी। देखिए, कांग्रेस को जब आप देखते हो आज, भले इसका हाल जैसा भी हो, लेकिन आजादी के बाद एक अच्छा खासा पॉलिटिकल डोमिनेंस था। इलेक्शन को आप उठा के देख लीजिएगा, ये नहीं कि बहुत 10-20 सीटों के मार्जिन से, हर बार 300 पार था इनका। और बाद में जो दूसरी पार्टी थी वो 20-25 इस पे स्ट्रगल करते थे। देखिए, आगे टॉपिक पे चले। सबसे पहले बात आती है हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू की, देश के पहले प्रधानमंत्री, जिनका कार्यकाल 1947 से 1964 का रहता है। इन्होंने अपने टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखे हैं, जिनमें सबसे पहला आता है भारत पाकिस्तान का युद्ध जो 1947 में हुआ। इसी वाले युद्ध का परिणाम है पीओके। उसके बाद दूसरी चीज, चीन के साथ तिब्बत विवाद जो कि 1950 से देखा गया। फिर तीसरा आता है सिंधु नदी समझौता जो 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाया गया। ये चीज याद रखिए, आजकल वन मार्केट में पूछ ली जाती है। उसके अलावा भारत चीन का युद्ध 1962 का, जो भारत हार गया। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत भारत के लिए अच्छा साबित हुआ। रीजन कि भले ही हमें हार मिली, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपनी मिलिट्री को, उसकी वीकनेसेस को एड्रेस कर लिया था, वेपन्स की कमी को एड्रेस कर लिया था, जिसको चलकर हमने आगे बहुत ठीक किया। उसके बाद इनके टाइम का सबसे प्रसिद्ध नारा जो था वो था हिंदी चीनी भाई भाई। नेहरू का जो टाइम पीरियड रहा वो बहुत 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 उलझा हुआ था, लेकिन इस व्यक्ति ने सारी चीजें संभाली। आपने कहानियां सुनी होंगी कि नेहरू जबरदस्ती पीएम बने थे, जिद के चक्कर में उन्होंने बंटवारा तक करवा दिया पीएम बनने के लिए। लेकिन नेहरू की एक खासियत याद रखिएगा कि इन्होंने भले ही पीएम बनने के लिए जिद करी है, भले ही कुछ भी करा है, लेकिन पीएम बनने की पोस्ट के बाद उस पोस्ट को जस्टिफाई किया है कि वो पीएम बनने लायक क्यों थे। उन्होंने देश का जो बजट उस टाइम पे 300-400 करोड़ के आसपास था, उतने में ही सारी डेवलपमेंट का बेस बना दिया था। आज तो आपका लाखों करोड़ों का बजट है, आज तो खैर क्या नहीं हो सकता, लेकिन करने वाले लोग नहीं है। अगर सोचिए ये बजट नेहरू के जमाने में होता तो आज कहीं ना कहीं आप लोग भी अच्छी स्थिति में होते, एक विकसित देश के टाइटल के साथ जी रहे होते। ऐसे वाला विश्व गुरु नहीं कि अधमरी है, भुखमरी है, सब कुछ है,
लेकिन नहीं जी हम विश्वगुरु हैं। ये वाले हालात नहीं थे। उस जमाने में कहने से ज्यादा करने पे ध्यान दिया जाता था। दैट्स वाई कि नेहरू को एक टाइटल मिला था आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत का निर्माता। आज आप जो भी देख रहे हैं इसरो वगैरह सारे डेवलपमेंट की भाखड़ा नागल बांध सब कुछ सब इन्हीं का बनाया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रधानमंत्री आते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जिनका टाइम पीरियड है 1964 से 66। देखिए ये प्रधानमंत्री उस जमाने के ही एक वक्त को सही साबित करते हैं कि उस जमाने में अच्छे नेता थे, ईमानदार नेता। आप देखिए कि भले ही इनकी मृत्यु रहस्यमय तरीके से, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई इनके पास एक एम्बेसडर कार थी जो बैंक से लोन पे मिली हुई थी। तो बैंक ने इनकी मृत्यु के बाद इनकी फैमिली को कहा था कि आपको लोन पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी वाइफ इनसे भी ज्यादा ईमानदार, उन्होंने कहा नहीं जी लोन तो पे करेंगे, और जो इनको पेंशन मिल रही थी इनकी वाइफ को उन पैसों से पे की गई। उसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री पीएम बनने से पहले रेल मंत्री भी थे, और एक रेल हादसे में कुछ कई लोगों की जान चली गई, जिसकी वजह से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाया, इसलिए मैं इस पद पर रहने लायक नहीं हूँ। इस तरह के नेता। आज जमाने में कि कुछ भी हो गया कि हाँ कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, निंदा वाला हिसाब था ही नहीं, सीधी सी बात थी। देखिए नेहरू के बाद शास्त्री को चुना गया, लेकिन कैसे, सर्वसहमति से, यूनिनोमसली पूरी कांग्रेस इनकी सपोर्ट में थी कि हाँ शास्त्री जी पीएम बनने लायक हैं। उसके बाद इनके टाइम में देश में खाद्य संकट चल रहा था, और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के युद्ध के हालात 1965 में बन चुके थे। तो एक तरफ खाद्य खाने पीने का संकट है, दूसरी तरफ लड़ाई चल रही है। तो इनके टाइम में एक फेमस स्लोगन बना, जय जवान जय किसान। ये चीज याद रखिएगा। नारों के बारे में आपके मैचिंग आएगी कि जय जवान जय किसान का नारा किसका था, तो वो था लाल बहादुर शास्त्री का। उसके अलावा इनके टाइम में एक समझौता होता है ताशकंद समझौता, जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। क्यों? क्योंकि इसी समझौते पे साइन करने के बाद 13 घंटों के बाद शास्त्री जी की मृत्यु हो गई रहस्यमय तरीके से। ये एक अलग पॉलिटिकल विवाद है, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगली आती है इंदिरा गांधी। देखिए इंदिरा गांधी की अगर आप बात करते हो तो जो स्माइल आप देख रहे हैं ना फोटो पे, इस स्माइल से अच्छे खासे लोग डरा करते थे। सब बच के रहते थे कि नजर ना पड़ जाए, कोई कमी ना दिख जाए इंदिरा गांधी को किसी। इंदिरा गांधी का पीएम बनने का दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं था, लेकिन शास्त्री जी की मृत्यु के बाद क्या होता है कि मोरारजी देसाई एक अच्छे कैंडिडेट थे पीएम बनने के लिए, बट मोरारजी देसाई के साथ के लोग यानी जो अनुभवी नेता थे, उनके ग्रुप को कांग्रेस में कहा जाता था सिंडिकेट। सिंडिकेट के ही लोगों ने इंदिरा गांधी को जबरदस्ती आगे खड़ा करा कि अगर मोरारजी देसाई पीएम बनता है तो बाकी सिंडिकेट मेंबर्स की दाल नहीं गलेगी। इसीलिए इंदिरा गांधी को बनवाया गया, और जो इंटरनल वोटिंग हुई पार्टी के लिए, एक इंटरनल वोटिंग कराई गई, उसमें सारी भूमिका सिंडिकेट ने निभाई और इंदिरा गांधी को पीएम बनाया। और इंदिरा गांधी पीएम बनने से पहले क्या थी? सूचना प्रसारण मंत्री। खुद सोचिए उस जमाने में आपके देश के पास कितनी टेक्नोलॉजी थी, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कुछ काम का था नहीं, ऐसे ही रैंडमली रखा गया था, और बाद में इन्हीं को यहीं से उठाकर पीएम बनाया गया। स्टार्टिंग में जब बनी, यानी शास्त्री जी की मृत्यु जब 1966 में तो हो गई, और अगले इलेक्शन 67 में थे। तो 66 और 67 इन्होंने एक अच्छे मित्र की तरह सिंडिकेट की बातें मानी, सब कुछ करा, और इनको टाइटल पड़ गया था उस टाइम पे गूंगी गुड़िया। लेकिन बाद में इस गूंगी गुड़िया ने जो हाल करा, अच्छे अच्छे नेता याद रखते हैं। और इनका मानना क्या था जी, मुझे विरोध पसंद नहीं है। विरोध कैसे? कि मेरे को कोई गलत साबित ना कर दे, जो काम करना है पावर्स मेरे पास है, मैं संभाल लूं। इन स्थिति के आधार पर कई बार जब इमरजेंसी के आप डिस्कशन करोगे तो वहां पर आप एक चीज देखोगे, कई लोग ऐसे थे अच्छे नेता जो इंदिरा गांधी को कह रहे हैं कि जी इमरजेंसी का डिसीजन गलत है, इनको रहने दीजिए। पुलिस वालों से अपनी ही पार्टी के लोग अरेस्ट करवा के पिटवाए गए थे, ऐसे ही थी। इनको गूंगी गुड़िया का टाइटल बस नाम के लिए दिया गया। और ये चीज याद रखना, इंदिरा गांधी के पीएम बनने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? सिंडिकेट। सिंडिकेट के बारे में फिर याद दिला दूं, ये कांग्रेस के अनुभवी नेताओं का एक समूह था। उसके बाद इनके टाइम की कुछ मुख्य घटनाओं की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रीवी पर्स की समाप्ति करी इन्होंने। प्रीवी पर्स अगर याद हो तो ये जो रियासतें भारत में जब मिली थी, उन रियासतों को एक एनुअल अलाउंस मिलता था, एक विशेष आर्थिक भत्ता मिलता था, उसको प्रीवी पर्स बोला गया। इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया, बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। कांग्रेस का विभाजन भी इन्हीं के टाइम में है। भारत पाकिस्तान का युद्ध जिसका परिणाम क्या निकला था? बांग्लादेश का निर्माण, वो भी इन्हीं के टाइम का। इंदिरा गांधी के टाइम का प्रसिद्ध नारा, गरीबी हटाओ। बाद में तो खैर इनका प्रयास था गरीबों को ही हटा दो। उसके बाद शिमला समझौता 1972 का, परमाणु परीक्षण 1974 जो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से करवाया गया, आपातकाल और ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये सारे इनके टाइम में कुछ मुख्य घटनाएं हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो हमारे पास आता है 1960 का दशक, 1960s का डेकेड। इस डेकेड की जो भारत की हालत है कुछ ज्यादा अच्छी थी नहीं। और अगर आप देखोगे आर्थिक स्थिति देखोगे तो खाद्य संकट है, फूड क्राइसिस है, खाने को है नहीं। हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी
बिल्कुल लोवेस्ट कैटेगरी का। PL 480 जो कि गेहूं की कैटेगरी थी, जो जानवरों खाते थे, वो भारत को मिल रहा था, मजबूरी में रखना पड़ रहा था। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा था, जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो हमारे घटते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा सारा फोकस किस पे था? इंपोर्ट करने पर। अब एक कंट्री अपनी लिमिट्स में इंपोर्ट करना शुरू करती है तो फॉरेन रिजर्व जाहिर सी बात है खाली होते हैं। और उसके बाद रुपए की कीमतें कम करनी पड़ गई। पहले क्या था कि 1960 से पहले $1 के लिए आपको ₹5 पे करने पड़ते थे, और बाद में ये आंकड़ा बढ़कर $1 के लिए ₹7 हो गया। और इसी ₹2 बढ़ने को लेकर उस जमाने सबने कह दिया था भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई जी। तो जो वो लोग आज नहीं है, वरना 90 वाला हाल देख के तो आप फांसी खुद ही लगा चुके होते। तो ऐसी स्थिति इनकी आर्थिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति की बात करोगे तो हमारे कुछ अच्छा था नहीं। दो प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद चीन और पाकिस्तान दोनों से संबंध बिगड़ गए थे। दो पड़ोसी जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये नहीं दूर का पड़ोसी, हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, उनसे हमारी लड़ाइयां हो गई, खटपट हो गई, तो स्थिति वैसी बिगड़ गई। उसके बाद सामाजिक स्थिति देखोगे तो देश के अंदरूनी हालात कुछ ठीक थे ही नहीं। सामाजिक असंतोष था। समाज को ये लगता था कि जी इंदिरा गांधी क्या है, मोरारजी देसाई को जबरदस्ती हटाकर पीएम बनी है, इसकी वजह से समाज उससे खुश था नहीं। और बाद में सामाजिक स्तर पे कई सारे आंदोलन चल रहे थे। इसी में एक चीज उभर कर आई, जो कि था नक्सलवाद, जिसको चारू माजूमदार के द्वारा लाया गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो रहता है हमारा सिंडिकेट। सिंडिकेट की जब आप बात करते हैं तो सिंडिकेट के बारे में एक चीज सिंपल सी है कि सिंडिकेट जो था, ये कांग्रेस के भीतर अनुभवी नेताओं का एक समूह था। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस्ड और वेटरन लीडर्स का था। उसके साथ साथ इंदिरा गांधी जब पहली बार पीएम बनी थी, तो इसके लिए याद रखना कांग्रेस में एक इंटरनल वोटिंग हुई थी, क्योंकि शास्त्री जी की मृत्यु के बाद दो कैंडिडेट आ गए थे पीएम बनने के लिए। एक जो डिजर्विंग था सच में, मोरारजी देसाई, और दूसरा जो सिंडिकेट के द्वारा पुश करके लाया गया, इंदिरा गांधी। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को पीएम बनाया, सब कुछ करा। सबसे पहले तो याद रखिएगा, आंतरिक वोटिंग में सब कुछ सिंडिकेट ने संभाला कि कांग्रेस के सभी लोग पीएम बनने के लिए इंदिरा गांधी का नाम नॉमिनेट करें। उसके बाद 1967 के चुनाव जो हुए, 1967 में जो फोर्थ इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट इन्होंने इंदिरा गांधी के लिए करा। और ये होता है ना, किसी के लिए कितना कर लो कम है, तो वो चीज यहाँ साबित होती है। क्योंकि सिंडिकेट को लगता था जी हमारा तो नाम ही काफी, हम तो जीत जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, लास्ट में इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते करते अपनी सीटें हार गए 63 के इलेक्शन में। और उसके बाद इंदिरा गांधी जो थी, वो मोरारजी देसाई से आगे बढ़कर पीएम बनी। और सारा से सारा क्रेडिट किसका जाता है? सिंडिकेट का। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोर्थ जनरल इलेक्शन की, देखिए ये सबसे सिंपल इलेक्शन थे। क्यों? क्योंकि इसको हमने नाम दे दिया पॉलिटिकल अर्थक्वेक का, राजनीतिक भूकंप का। हमने पहले ही देख लिया भूकंप का मतलब क्या है, जो चीजें व्यवस्थित हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, वो हिलने वाली हैं। तो हुआ क्या, कांग्रेस के मुख्य नेताओं की हार हुई। और मुख्य नेताओं में भी कौन कौन? जैसे इनके पहले नेता के कामराज, जो तमिलनाडु से हार गए। उसके अलावा यहाँ पर अतुल्य घोष, जो ये अतुल्य घोष थे, ये वेस्ट बंगाल से अपनी सीट हार गए। उसके बाद केवी सहाय, ये बिहार से अपनी सीट हार गए। और आप लोगों को ये नाम कुछ नए लग रहे होंगे, लेकिन बस आपके कंपैरिजन के लिए बता दूं, जितना बड़ा नाम आज अमित शाह है, जितना बड़ा नाम जेपी नड्डा है, इतने ही बड़े नाम ये थे उस जमाने के। और इनका जीतना बिल्कुल फिक्स था, और ये लोग अपनी सीटें हार के बैठे थे। उसके बाद दूसरी चीज हम देखते हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व में कमी आई। जहां कांग्रेस एक तरफ से वन साइडेड विक्ट्री जीतती हुई आ रही थी, अब यहाँ पर इसको सिर्फ और सिर्फ क्या मिली? सिंपल मेजोरिटी। ऐसा नहीं कांग्रेस इलेक्शन नहीं जीता, जीता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत था। और कांग्रेस उस समय 9 राज्यों में हार के बैठी थी, लाइक यूपी, पंजाब, बिहार, ये सारी चीजें। उसके साथ साथ राज्य स्तर पर गठबंधन देखने को मिलता है। जब स्टेट इलेक्शंस हुए 1967 में ही, यहाँ पर पंजाब वगैरह में आपको कुछ गठबंधन सरकारें देखने को मिलती हैं। एक का नाम था पीयूएफ और एक का नाम था एसवीडी। ये चीज याद रखिए, ग्रुप्स हैं। पीयूएफ का मतलब है पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, और इसकी जो सरकार थी पंजाब में बनी थी। और दूसरी तरफ एसवीडी का मतलब है संयुक्त विधायक दल। इस तरह से दो अलग अलग ग्रुप्स को मिलकर सरकारें बनानी पड़ रही थी। तो आप ये भी कह सकते हो कि 1967 के इलेक्शन में पहली बार देश में स्टेट लेवल पर आपने राज्य स्तर पर गठबंधन की सरकारों को देखा, जिसकी वजह से इसका टाइटल क्या पड़ गया? पॉलिटिकल अर्थक्वेक। उसके बाद जो हमारा नतीजा आता है, नतीजा अगर हम देखें तो 520 सीटों पर इलेक्शन हुए, जिसमें से कांग्रेस ने
516 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, लेकिन जीते कितने? सिर्फ 283। ये उस जमाने की सिंपल मेजोरिटी है, मतलब जितना चाहिए बस उसी के आसपास आपको सीटें मिल गई। उसके बाद स्वतंत्र पार्टी की 44 थी, जनसंघ की 35 थी, कम्युनिस्ट की 23 थी, समाजवाद की, संयुक्त मोर्चा की, ये सब थी। इस तरीके से भारत में जो इलेक्शन थे फोर्थ वाले, उसमें किसी को ढंग से कुछ नहीं मिला। इनफैक्ट सबसे बड़ा नुकसान किसका था? कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस ने इस नुकसान को रिकवर करा, आगे समझेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास, आता है गैर कांग्रेसवाद का। ये एक ऐसा स्लोगन था जिसने 1967 के इलेक्शंस को पलट के रख दिया। गैर कांग्रेसवाद में हुआ क्या, इसकी जरूरत कैसे आई? देखिए, वापिस शास्त्री जी की मृत्यु के ऊपर आप जाते हैं, तो जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई, दो कैंडिडेट आ गए, एक मोरारजी देसाई और दूसरी इंदिरा गांधी। सबका मानना था मोरारजी देसाई डिजर्विंग है, उनको फिर से यूनिनोमसली यानी कि बिना किसी विवाद के आप पीएम बना दो। बट मोरारजी देसाई को नहीं बनाया गया। आंतरिक पॉलिटिक्स के चलते हुए इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया। तो जो हमारे पास राम मनोहर लोहिया है, ये राम मनोहर लोहिया, इन्होंने एक स्लोगन दिया गैर कांग्रेसवाद, यानी कि 67 के इलेक्शन में किसी को वोट कर दो लेकिन कांग्रेस को वोट मत करना। और इन्होंने सिंपल सा कहा था कि जी देखिए, जो कांग्रेस का शासन है वो थोड़ा सा गैर लोकतांत्रिक हो गया है, वो थोड़ा सा अनडेमोक्रेटिक हो गया है। और क्यों? क्योंकि जो डिजर्विंग है, पहले आप लोग उसको पीएम बनाते थे, अब आपने डिजर्विंग लोगों को पीएम बनाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से राम मनोहर लोहिया ने एक गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। याद रखना, कभी कभी दिन अच्छे चल रहे होते ना पेपरों में, तो ऐसी बातें 4 नंबर में पूछ लेगा, और दिन बुरे चल रहे होंगे तो ऐसी बातें 6 नंबर में पूछ लेगा कि कितना लिख सकते हो। उसके बाद इस पूरे स्लोगन का एक ही उद्देश्य था कि जो कांग्रेस इंडियन पॉलिटिक्स पे मोनोपोली बनाकर बैठी है, एक अधिकार स्थापित करके बैठी है कि कोई उसके आगे टिक ही नहीं पा रहा, उस मोनोपोली को तोड़ना। और उसके साथ साथ 67 के इलेक्शंस में इस विचार का बहुत प्रभाव पड़ा, और जिसका एक रीजन ये था कि इनकी जो मृत्यु है ये भी 1967 में ही हुई थी, तो लोग इमोशनली कनेक्ट थे, इनकी बातों में आकर सबने गैर कांग्रेसवाद को फॉलो किया। और इसका मेन चीज क्या थी कि गैर कांग्रेसवाद का मतलब जितनी अपोजिशन पार्टी है उनका उदय हो गया, उनको फायदा मिल गया, और काफी सारे राज्यों में सबने सरकारें बना ली। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, वो आते हैं 1969 के राष्ट्रपति चुनाव। देखिए, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव ये लास्ट नेल इन दी कॉफिन है, यानी कि ताबूत में आखिरी कील। ये एक ऐसी स्थिति के बारे में बताते हैं कि जब कांग्रेस पूरी तरह से दो हिस्सों में बंटने के लायक हो चुकी है। हुआ क्या कि उस समय जो हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी हो गई मृत्यु। अब मृत्यु के बाद जाहिर सी बात है इलेक्शंस होंगे नए राष्ट्रपति के लिए। तो हुआ क्या, कांग्रेस के सभी लोगों ने मिलकर, खासतौर पर सिंडिकेट ने मिलकर अपनी एक अपॉर्चुनिटी देखी, जी अगर राष्ट्रपति हम में से कोई बन गया तो इंदिरा गांधी ज्यादा अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने अपनी तरफ से एक कैंडिडेट खड़ा करा, एन संजीव रेड्डी। तो चीज याद रखिएगा, ये सिंडिकेट ने खड़ा करा था। आप सिंडिकेट कह लीजिए या फिर ओरिजिनल कांग्रेस के द्वारा खड़ा कैंडिडेट, औपचारिक कैंडिडेट जो था वो था एन संजीव रेड्डी। और इंदिरा गांधी को भी लगा कि यार पीएम तो मैं खुद हूँ, प्रेसिडेंट अगर कोई अपना ही जान पहचान वाला बन जाए, हमारा बनाया हुआ बन जाए, तो व्यवस्था के तो मजे ही मजे हैं। तो इसलिए इन्होंने, इंदिरा गांधी ने अनऑफिशियली अपना एक कैंडिडेट खड़ा करा, जिसका नाम क्या था? वीवी गिरी, जो उस समय डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति थे। अब होता क्या है इस इलेक्शन में कि कांग्रेस के जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो है एन संजीव रेड्डी, यानी कि ये, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के अपने कैंडिडेट इंडिविजुअल, वो कौन है? वीवी गिरी। तो इन दोनों की अगर आप इलेक्शंस की बात करोगे तो ये इलेक्शन राष्ट्रपति की जगह स्पीकर का इलेक्शन, स्पीकरों के बीच में होने वाला इलेक्शन बन चुका था। क्यों? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का भी स्पीकर है, यानी वीवी गिरी राज्यसभा के स्पीकर, और एन संजीव रेड्डी हमारे लोकसभा स्पीकर थे। तो हुआ क्या, दोनों के बीच में इलेक्शन है। अब पार्लियामेंट के अंदर आप सोचो, आज तो खैर क्या ही होता है, जूता चप्पल तो चलता है पार्लियामेंट में। उस जमाने में इंदिरा गांधी ने धमकाया था सबको, और धमकाया भी कितने प्यार से कि अरे देखिए, आपने भले ही एन संजीव रेड्डी को बनाया है अपना कैंडिडेट, लेकिन मेरा सपोर्ट जो है वो वीवी गिरी की तरफ से है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप अपने मन से वोट दीजिए, लेकिन पीएम तो हम है, हम देखेंगे आपको मंत्रिमंडल में रखना है या निकालना है, इनडायरेक्टली धमकाते हुए। तो सब लोगों ने वीवी गिरी को वोट दिया, और इंडियन इलेक्शन कौन जीता? वीवी गिरी। और यहाँ पर तालमेल बिगड़ गया कि कांग्रेस, सब लोगों को लगा कि नहीं नहीं, अब इंदिरा गांधी मनमानी चला रही है, ये बिल्कुल नहीं सुनेगी। इसलिए इंदिरा गांधी को अब सबने निकालने का प्रयास करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये जो है, ये आपके 1969 के इलेक्शंस को दिखा रहा है। देखिएगा, ये जो जीता हुआ बॉक्सर है ये है वीवी गिरी, उसके साथ साथ ये जो हारा हुआ कांग्रेस का कैंडिडेट है ये है एन संजीव रेड्डी, और जो बूढ़ा सा बुजुर्ग सा व्यक्ति, ये एक सिंडिकेट का सिंबल है।
उसके बाद ये जो इंदिरा गांधी, देखिए इनके हाथ में पीछे ग्लव भी है, यानी कि बॉक्सिंग मैच लड़ा किसने, बीवी गिरी ने, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट किसका भी था, इंदिरा गांधी का भी था। तो ये 1969 के राष्ट्रपति इलेक्शन को दिखाया गया है, और चीज याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है, और कार्टूनिस्ट का नाम है आर के लक्ष्मण। इंडिया वाली पॉलिटिक्स वाली बुक से कोई कार्टून आता है, पूछता है किसने बनाया, मुंह उठा के नाम लिख दो, आर के लक्ष्मण। उसके बाद जो नेक्स्ट रहता है वो रहता है कांग्रेस का विभाजन, की कांग्रेस के साथ हुआ क्या। अब इसको समझिएगा कि कांग्रेस के विभाजन में अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, एक कांग्रेस आर यानी कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, रिक्विजिनिस्ट, और दूसरी तरफ है कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड। तरफ वो लोग थे जो इंदिरा गांधी के विरोधी थे, लाइक सिंडिकेट के मेंबर के कामराज हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, इस तरह के लोग, और कांग्रेस आर इन लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजंस क्या थे, पहली चीज सिंडिकेट के महत्व में कमी आ रही थी, ठीक है। सिंडिकेट के महत्व में कमी से दिक्कत क्या थी कि सिंडिकेट वो ग्रुप है जिसने इंदिरा गांधी को पीएम बनाया, और आज उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है, तो ये चीज सिंडिकेट को बर्दाश्त नहीं थी। दूसरी तरफ मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में मतभेद, 1967 के इलेक्शन में जब इंदिरा गांधी क्या बनी, पीएम बनी, इस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे हमारे मोरारजी देसाई। अब उसके साथ साथ मोरारजी देसाई के हाथ में कुछ पावर थी, फाइनेंशियल डिसीजन इन्हीं के होते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या करा, दो डिसीजन, यानी कि एक तो प्रीवी पर्स को खत्म करने का डिसीजन, दूसरा बैंकों को नेशनलाइज करने का डिसीजन, यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का डिसीजन, ये था फाइनेंस मिनिस्टर का, लेकिन ये किसने दिया, इंदिरा गांधी ने, बिना पूछे। तो इसकी वजह से इन दोनों के संबंध बिगड़ गए। फिर तीसरी चीज आती है राष्ट्रपति पद का चुनाव, कि एक तरफ कांग्रेस ने ऑफिशियली अपना एक कैंडिडेट बनाया किसको, एन संजीव रेड्डी को, लेकिन दूसरी तरफ इंदिरा गांधी खुद पहुंच जाती कि नहीं नहीं जी, वीवी गिरी भी इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है। वीवी गिरी से देखो बनाया उनको उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनाया गया। फिर नीतिगत मतभेद की, इंदिरा गांधी की जो नीतियां थी वो धीरे धीरे क्या है, अपनी मनमानी के अनुसार चल रही थी। और वैचारिक मतभेद, जहां कांग्रेस एक तरफ ये दावा करती थी कि जी हम तो पूरे देश को, सारी विचारधाराओं को एक साथ लेके चलते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी खुद क्या धीरे धीरे बनती जा रही थी, वो बन रही थी समाजवादी। तो इन दिक्कतों के चलते कांग्रेस से इंदिरा गांधी को निकाला, और कांग्रेस को निकालने का डिसीजन, इंदिरा गांधी को जो निकालने का डिसीजन था, उसका नाम याद रखिएगा, नाम है निजलिंगप्पा। ये उस समय के कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट थे, यानी कि एक पार्टी के अध्यक्ष, और पार्टी अध्यक्ष डिसाइड करता है कि पार्टी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इसलिए निजलिंगप्पा का नाम याद रखिएगा, ये सबसे मेन पर्सन है, इसका डिसीजन आया कि नहीं इंदिरा गांधी अब इस पार्टी में नहीं रहेगी। और उसके बाद कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हुआ कब ये सब, 12 नवंबर 1969 को सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर कर दिया, और डिसीजन किसका था, निजलिंगप्पा का। और इंदिरा गांधी ने क्या करा, कांग्रेस आर के नाम से एक अलग ग्रुप बनाया, जो 71 का इलेक्शन जीता भी, और 71 का इलेक्शन जीतने के बाद इसने अपने आप को क्या बता दिया, जी हम ही तो है रियल कांग्रेस। उसके बाद नेक्स्ट रहता है कि पांचवें आम चुनाव में हुआ क्या। पांचवा आम चुनाव जो था बेटा वो हुआ आपका 1971 में, और इसका एक टाइटल है, जैसे फोर्थ इलेक्शन को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल अर्थक्वेक, और यहां पर इसीलिए इसका नाम है ग्रैंड फिनिश, द ग्रैंड फिनिश नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि एक बेहतरीन फिनिश इन्होंने करा। हुआ क्या था, देखिए इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ रही है, और इंदिरा गांधी अकेले के दम पर, क्योंकि उसके तरफ इंदिरा गांधी की तरफ मैक्सिमम युवा नेता थे जिनको पार्टी का, पॉलिटिक्स का कम एक्सपीरियंस था, थे एक्सपीरियंस वाले, लेकिन ऐसा नहीं सब थे, कम थे। उसके बाद सबसे पहला डिसीजन इंदिरा गांधी का, जिसने इसको जिताया, कि प्रीवी पर्स को समाप्त करना। अब इंदिरा गांधी का ये डिसीजन कैसे हेल्प करता है, प्रीवी पर्स जो था वो रियासतों के राजाओं को मिलता था, एक अलाउंस पैसा मिलता था, इंदिरा गांधी ने रोक दिया, और क्या 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 रोका, जी ये पैसा तो फालतू खर्च हो रहा है, ये पैसा हम गरीबों पे खर्च करेंगे। गरीब खुश, कह रहे पैसा आने वाला है, पैसा आ रहा है, तो गरीबों की एक राय ये भी कि जी पैसा आ रहा है, बैंक भग जा रहे हैं लेके, कौन से बैंक में रखे, तो इंदिरा गांधी बैठ रही कि हम बैठे हैं ना, क्यों चिंता कर रहे हो। तो इंदिरा गांधी ने बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। और ये चीज याद रखिए, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का, ठीक है, जिसके अंदर पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये सब शामिल थे। नेशनलाइज करने का मतलब क्या था, बैंकों की गारंटी कौन ले रहा है, इंदिरा गांधी, कि अगर बैंक पैसे लेके भागा तो सरकार आपका पैसा वापस करेगी। तो लोग खुश है कि इंदिरा गांधी पैसा भी दे रही है राजाओं से छीन कर, बैंक अकाउंट भी दे रही है, हम रखेंगे। इंदिरा गांधी गरीबों की नजर में क्या हो रही है, अच्छी। और घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो ना तो पूछिएगा, इंदिरा गांधी किसी जमाने में गरीबों के लिए भगवान के बराबर हो गई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी का एक नारा आया जिसने पूरा गेम चेंज कर दिया, नारा था गरीबी हटाओ, ठीक है। और ये गरीबी हटाओ का नारा इसने एक तरफा कर दिया, क्योंकि उस जमाने में सबको पता है देश गरीब है,
कोई ऑब्वियस सी चीजों पे डिस्कस नहीं करता था। इंदिरा गांधी ने मौके का फायदा उठाया कि गरीब जनताओं का मसीहा कौन है, मैं हूं, हम आपके लिए काम करेंगे। और उसके बाद कांग्रेस की समाजवादी नीतियां थी, इंदिरा गांधी जिस ग्रुप में थी वहां पे समाजवादी नीतियां थी, सोशलिस्ट पॉलिसीज थी। सोशलिस्ट पॉलिसीज का एक फायदा होता है कि आपको वेलफेयर पे ज्यादा एम्फोसाइज देखने को मिलता है, यानी कल्याण पे ज्यादा जोर देखने को मिलता है। उसके साथ विपक्षी दल की कमजोर नीतियां थी, विपक्षी दल कुछ खास नहीं कर पाया, जो ओपोजिशन था उसकी वीक पॉलिसीज थी, इसने कुछ खास नहीं करा, इसने बस एक नारा दिया कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। कोई जनता के भले की बात नहीं है, इनका नारा कह रहा है इंदिरा हटाओ, कि इंदिरा गांधी को हटा दो अपने आप विकास हो जाएगा। तो लोगों को इसमें कोई सेंस नहीं लगा, जिसकी वजह से लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। और उसके बाद इंदिरा गांधी लेकर आई 10 सूत्री कार्यक्रम, 10 पॉइंटर प्रोग्राम। 10 सूत्री कार्यक्रम, 10 मुद्दे बता दीजिए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, इन मुद्दों पे हम काम करेंगे, जो सिर्फ वो सिर्फ आपके लिए होगा। तो ये सारे डिसीजन थे इंदिरा गांधी के, बिल्कुल सही साबित हुए। और 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर को फिर से वन साइडेड जिताया। एक बार इसको देखिएगा, ओवरव्यू करिएगा। उसके बाद देखिए 71 के इलेक्शन में हुआ क्या, 518 सीटों पर इलेक्शन हुआ, चाहिए कितनी थी, 260। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर को कितनी मिली, 352 सीट, 352। और आप जीते हैं, इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि जो सेकंड नंबर पे आया है वो कितने पे है। कितना बड़ा डिफरेंस है। उस टाइम पे ये फर्जी नारे नहीं लगते थे, अब की बार 400 पार या अब की बार इतना पार, कुछ नहीं, डायरेक्ट करके दिखा देते। उसके अलावा वोट शेयर देखेंगे, ये 43%, 5%, 4.5%, ये सारी चीजें। और इस समय ये ईवीएम हैक वगैरह वाला सीन नहीं था, ये आपका वोट चोरी हो रहा है, ये सब नहीं था, ये रियल है सब। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कांग्रेस की प्रकृति में बदलाव की। देखिए 1971 का इलेक्शन जीता कांग्रेस ने, कांग्रेस आर ने, वापस दबदबा बन गया। और इस दबदबे के चक्कर में आप एक चीज देखेंगे कि कांग्रेस अब पहले जैसी नहीं रही। ठीक है, अब यही चीज है कि 1971 के बाद कांग्रेस पहले जैसी नहीं रही। और पहले जैसी नहीं रही का मतलब क्या है कि अब इसमें बदलाव आ चुका था, इसकी प्रकृति, इसका नेचर, सब कुछ क्या हो चुका था, चेंज हो चुका था। अब उसमें देखेंगे क्या क्या हुआ, ढांचा पहले की तरह क्या हो गया, कमजोर। क्योंकि जो इसकी बैकबोन की तरह काम कर रहे थे, यानी कि इनका पूरे के पूरे सिंडिकेट वाला ग्रुप, बैकबोन जो था, अब वो इनके साथ नहीं है, तो ढांचा क्या हो गया, कमजोर। दूसरी तरफ सीमित सामाजिक वर्गों का समर्थन, पहले इंदिरा गांधी को या पूरी कांग्रेस पार्टी को अलग अलग पार्टियां, अलग अलग ग्रुप सपोर्ट करते थे, लेकिन अब सिर्फ कौन कर रहा है, एक तरफ है महिलाएं जो सपोर्ट कर रही हैं, दूसरी तरफ है गरीब वर्ग। सिर्फ यही दो सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इंदिरा गांधी की इन कांग्रेस आर को। उसके बाद समाजवादी विचारों पर, पहले कांग्रेस की इकलौती कोई विचारधारा नहीं थी, सबके लिए सबके अनुसार काम करती थी। लेकिन 71 के इलेक्शन के बाद इंदिरा गांधी ने क्या दिखा दिया जी, कांग्रेस सिर्फ क्या है, समाजवादी, सोशलिस्ट है। और ये चीज बाद में चलकर आपातकाल के टाइम पर जो 42वां संशोधन हुआ ना, उस टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी ने इस समाजवादी शब्द को संविधान तक में ऐड कर दिया। जो कि याद हो, अगर 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट, जिसे इंदिरा अमेंडमेंट या इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ग्रैंड अलायंस, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप ये वाला कार्टून देख रहे हैं कि पहले पे, दूसरे पे और तीसरे पे, तीनों पे कौन खड़ी है, इंदिरा गांधी। ये फिफ्थ इलेक्शन में दिखा रहा है। फिफ्थ इलेक्शन में ग्रैंड अलायंस नाम का एक ग्रुप था, इसका हुआ क्या, देखिए सबसे पहली चीज, ग्रैंड अलायंस था गैर कांग्रेसी पार्टियों का एक गठबंधन। जितने भी विपक्षी दल 1971 में लड़ रहे थे, सबने अपना एक ग्रुप बनाकर ग्रैंड अलायंस बना रखा था। लाइक जिस तरह अभी महागठबंधन जैसे ग्रुप चल रहे हैं ना, ऐसी ग्रैंड अलायंस था। और इसका पूरा उद्देश्य था कि इंदिरा की कांग्रेस यानी कांग्रेस आर को हराया जाए, कुछ भी करके कांग्रेस आर को हराया जाए। और इसीलिए इस ग्रुप ने ही नारा दिया था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। ठीक है, और ये गठबंधन क्या है, पूरी तरह से फेल रहा। कितनी सीटें ले पाया, 20-40 बस। लेकिन इंदिरा गांधी क्या हुई, एक तरफा जीती, जिसकी वजह से आप ये कहते हैं कि इसका कुछ ज्यादा खास फायदा हुआ नहीं। तो ये आपकी कांग्रेस प्रणाली रहती है। और अगर इस कांग्रेस प्रणाली को समझना है तो थोड़े से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देखिएगा, उनको सॉल्व करिएगा। हो सके तो एक बार कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स बताइएगा। बाकी मिलते हैं, अब तक